Assalamualaikum grade 7. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं। यूनिट 6 हमारा किस बारे में है? हमने बात की थी कि यूनिट 6 हमारा फोक टेल से रिलेटेड है। फोक टेल्स के बारे में हम लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फोक टेल्स की बाकायदा रीडिंग। हम उसकी रीडिंग करेंगे और जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी उसकी वोकेबलरी को डिस्कस भी करेंगे आज। तो चलिए आज के काम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने कल बात की थी कि हम फोक टेल्स को पढ़ेंगे। फोक टेल्स का मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। फोक टेल्स क्या होती हैं? फोक टेल्स होती हैं ऐसी स्टोरीज जो हमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हुई आ रही हैं। ऐसी कुछ खास स्टोरीज जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और वो स्टोरीज हमें किसने सुनाई? हमारे पेरेंट्स ने। और हमारे पेरेंट्स को वो स्टोरीज किसने सुनाई? उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने। और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को किसने सुनाई? उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स ने। तो ये जो स्टोरी है ये जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। और जब ये स्टोरी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हुई आ रही है तो क्या स्टोरी ऑथेंटिक रहेगी? बिल्कुल नहीं। स्टोरी के अंदर आते हैं छोटे छोटे चेंजेस और उन चेंजेस के साथ क्या होता है हमें पता चलता है कि ये स्टोरी जहां से आ रही है ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से भी आ रही है, राइट? हमें दुनिया में हर कंट्री के अंदर डिफरेंट फोक टेल्स मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर 5-6 फोक टेल्स को जानते हैं तो यही होंगी। मिलियन फोक टेल्स हैं, आप नहीं बता सकते। हर स्टोरी हर कल्चर के अंदर एक छोटी छोटी स्टोरी होती है जो उस कल्चर की जनरेशन ने 1 बाय 1 सुनी होती है, राइट? इसी तरह करते हमने बात की थी कि फोक टेल्स होती हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जैसे जैसे ग्लोब मैप के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज इवॉल्व होती गई, साथ साथ उनसे रिलेटेड फोक टेल्स भी इवॉल्व होती गई। ठीक है, इसके बाद हमने एक बात पढ़ी थी, फोक टेल जो हम कल पढ़ रहे थे वो थी फोक टेल्स फ्रॉम रशिया। ठीक है, रशिया के अंदर एक जो साहब है उन्होंने ये फोक टेल को लिखा है। ठीक है, ये ऐसी स्टोरी है जो चलती भी आ रही है, इसके पीछे की सच्चाई कोई भी नहीं जानता। ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से सुनी हुई गई बात है, लोगों ने बताई, हमने सुनी और दैट्स ऑल। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि फोक टेल्स कहीं पर भी आपको रिटन फॉर्म में नहीं मिलती, रिटन फॉर्म में ओरिजिनली नहीं मिलती। किसी बंदे ने बाद में अपनी जनरेशन में लिखी होगी, लेकिन आप उसका ओरिजिन यानी स्टार्ट नहीं बता सकते कि वो कहां से आई थी। होता है ना कि स्क्रिप्ट होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, कहीं लिखी हुई होती है, उससे पास ऑन होती भी आ रही है, ऐसे नहीं होता। फोक टेल्स जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से होती हैं और हर जनरेशन में डिफरेंट ऑथर्स उसको लिखते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक फोक टेल के जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उसके टाइटल से रिलेटेड, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इस फोक टेल का टाइटल है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एक आदमी को जिंदा रहने के लिए कितनी जमीन दरकार है, यानी एक आदमी को जिंदा रहने के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए या अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द लाइफ कितनी लैंड, कितनी जमीन चाहिए। इस बात का जवाब हमें कब मिलेगा? जब हम इस फोक टेल को एंड तक पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने इस फोक टेल को रीड करना है। ये फोक टेल लिखी किसने है जी? ये रीटोल्ड किसने किया, रीटेल किसने की है, दोबारा हमें किसने बताई है? रीटोल्ड बाय लियो टोल्स्टॉय 1886। 1886 में इन साहब ने हमें जो है, लियो टोल्स्टॉय साहब है, इन्होंने हमें ये पूरी की पूरी फोक टेल रीटेल की थी, दोबारा से बताई थी। ये एक रशियन राइटर है, ही इज नोन एज द ग्रेट रशियन राइटर। रशिया के बड़े मशहूर राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें ये रीटेल की है फोक टेल। अच्छा, इनका जो फेमस वर्क है वो दो मेन इनके फेमस वर्क है, वो क्या है जी? वॉर एंड पीस 1865 के बारे में लिखा है इन्होंने, और एन कैरेनिना के बारे में। मैंने आपको कल बताया था एना कैरेनिना और वॉर पीस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट्स को वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी यूट्यूब या गूगल से। मैं चाहती हूँ साथ साथ आप मेरे साथ इस काम को करते करते रिसर्च का काम भी सीख लें। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारी रिवीजन की। आपका काम क्या है? मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने इस फोक टेल को रीड करना था। पेज 140 से 143 3 पेजेस के ऊपर ये फोक टेल दी गई है। पेज 140 पे इसकी इंट्रोडक्शन दिया है, 141, 142 एंड 143 पे इसकी प्रॉपर पैराग्राफ्स दिए गए हैं विद इमेजेस एंड इलस्ट्रेशंस। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ें। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा तो बच्चों जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको रीड करो और वापस मेरे पास आओ ताकि हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर सकें। सो वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी कि आपने इस फोक टेल को पढ़ लिया है, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, वेल डन फॉर दैट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी के मीनिंग्स की। ठीक है, हमने किया था ये काम, आपकी बुक में नहीं है, मैंने कहा था कि ये काम मैं आपको सिखाऊंगी, डिक्शनरी से वर्ड्स मीनिंग्स कैसे निकालते हैं, राइट?
सो फाइंड आउट मीनिंग्स फ्रॉम डिक्शनरी। ये जो वर्ड्स ब्लैक में लिखे हैं, ये वर्ड्स आपकी बुक में इसी फोकटेल के अंदर दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था जो वर्ड आपको पढ़ना ना आए या जो वर्ड आपको मुश्किल लगे, न्यू लगे, उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन या बबल बनाना है। लेटर ऑन वी विल फाइंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ देम, ठीक है। हम उनके डिक्शनरी मीनिंग्स ढूंढेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लू में डिक्शनरी मीनिंग्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। आप अगर इनको मैच करना चाहें तो अपनी डिक्शनरी में इसको साथ साथ मैच कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताती चलूं, अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अपने फोन में मोबाइल ऐप के अंदर आप डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर ले मामा के फोन में, वहां से आप डिक्शनरी यूज करते हुए इन वर्ड्स की मीनिंग देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको डिक्शनरी खोलनी पड़े। सो 21st सेंचुरी की एक डिफरेंट स्किल मैंने आपको आज सिखा दी। सबसे पहला वर्ड है बैशकिर्स। बैशकिर्स कौन थे? बैशकिर्स क्या था? एक एथनिक ग्रुप था, टर्क एथनिक ग्रुप, तुर्की के रहने वाले लोग जिन्होंने उस टाइम पे एंशिएंट हिस्ट्री में वो टर्क्स में यानी तुर्की में रहते थे, टर्की में रहते थे, राइट। उनके अंदर टर्की की लैंड्स थी सारी। तो बैशकिर्स क्या थे? दे वर एन एथनिक टर्क ग्रुप, ठीक हो गया। नंबर 2 रूबल्स। रूबल्स थे रशियन करेंसी। रशियन करेंसी थी रशिया के अंदर जो पैसे यूज होते थे। हिलॉक, हिलॉक से मतलब अ स्मॉल हिल। स्मॉल हिल यानी कि हिल्स तो होती है, जैसे मरी एक हिल स्टेशन है, बहुत बड़ा हिल स्टेशन है। जब छोटी छोटी हिल्स होती है उनको हम नाम देते हैं हिलॉक, ठीक है। माउंट्स, माउंट्स कहते हैं a heaped pile of earth, for example hills। क्या होता है? a heaped pile यानी ऐसा, heap थोड़ा ऊंचा, ठीक है। a heaped pile उतना ऊंचा नहीं जितना माउंटेन होता है। एक छोटा हिल, एक छोटे साइज की हिल जो थोड़ी हीप्ड होती है, जैसा कि ग्रेवयार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो उसकी एक बेहतर एग्जांपल हिल्स मैंने लिख दी है, लेकिन जो ग्रेवयार्ड्स के अंदर भी आपने देखा होगा जो ग्रेव्स होती हैं वो थोड़ी सी हीप्ड होती हैं, ठीक है। तो हीप्ड पाइल को क्या कहते हैं? माउंट्स। चलें बच्चे बाकी के वोकैबुलरी को आइए देखते हैं। हाँ जी, इसके अगला वर्ड है स्कैर्सली। स्कार्सली। अब देखें जो वर्ड यहाँ पर लिखा है वो है SCARCELY। एक ही वर्ड में जब दो एक जैसे अल्फाबेट्स आ जाएं उनका साउंड चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा? जो फर्स्ट होगा स्कार्सली, जो एस के साथ सी लगा हुआ है, उसकी आवाज आएगी ख की, जैसे कि हमारे ABC फोनिक्स में होती है, राइट। लेकिन जो दूसरा सी है उसकी आवाज की आएगी यानी एस की। साथ साथ फोनिक्स को भी रिपीट करते जाते हैं। आप ग्रेड 7 में आ गए, आपको इतना तो पता ही होगा, राइट। सो स्कार्सली का मतलब है लिमिटेड और ऑलमोस्ट नॉट। दो मीनिंग्स मैंने लिखे हैं। लिमिटेड यानी बहुत कम तादाद में, या ऑलमोस्ट नॉट या है ही नहीं, बहुत रेयरली मिलती है कोई चीज, तो स्कार्सली। ग्लिसनिंग, शाइनिंग एंड शिमरिंग। ग्लिसनिंग सन यानी कि बात हो रही थी शिमरिंग सन, चुपती हुई लाइट, बहुत ज्यादा शार्प लाइट यानी कि शाइन करता हुआ और शिमर करता हुआ सन, ठीक है। डैम्प होलो। अब आपकी बुक में ये वर्ड लिखा है अ डैम्प होलो। अब डैम्प होलो क्या है? अलग-अलग मीनिंग्स बता देती हूँ। डैम्प का मतलब है हल्का नम, बहुत ज्यादा गीला नहीं, हल्का नम। और होलो से मुराद है एक गड़ा, एक खाली जगह। सो एक ऐसा खाली गड़ा जो क्या है? स्लाइटली वेट होल इन द ग्राउंड। जमीन के अंदर ऐसा एक होल, ऐसा गड़ा जो हल्का नम है, ठीक है। हेजी, हेजी से मतलब है अनक्लियर और फॉगी। जब फॉगी हो जाता है तो आपकी साइट जो होती है वो हेजी हो जाती है। हम कहते हैं ना द साइट, माई साइट बिकेम हेजी और एवरीथिंग बिकेम हेजी व्हेन इट वाज फॉग आउटसाइड इन द विंटर्स। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि फॉगी यानी हेजी का मतलब है अनक्लियर हो जाना। क्विवरिंग, शिवरिंग या शेकिंग। क्विवरिंग का मतलब होता है शिवरिंग, जब आप सर्दी में या डर से या किसी भी चीज से आप कांपते हैं, आपकी बॉडी रोटेट करती है लेफ्ट राइट, ठीक है, उसको कहते हैं शिवरिंग, ठीक है। रिम, रिम कहते हैं द आउटर एज ऑफ अ स्फीयर। जैसे अर्थ एक स्फीयर है, एक गोल चीज है, तो जो उसके किनारे हमें नजर आते हैं उन किनारों को कहते हैं रिम, द आउटर स्पेस ऑफ द स्फीयर। ऑलराइट। ग्रास्प, सीज और होल्ड। ग्रास्प से मतलब है किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेना, टू होल्ड ऑन टू समथिंग और टू सीज समथिंग। सीज का मतलब होता है मजबूती से पकड़ लेना, ठीक है। पार्च्ड, एक्सट्रीमली थर्स्टी, जब आप बहुत ज्यादा हाँप जाते हैं, भागते रहते हैं और आपको बहुत प्यास लगती है, सांस उखड़ जाता है, उस कैफियत को कहते हैं पार्च्ड। पार्च्ड से मतलब है एक्सट्रीमली थर्स्टी, ठीक है। ब्लैकस्मिथ्स,
बेलोज। अब ब्लैकस्मिथ बेलो क्या आपको पता है? ब्लैकस्मिथ लोहार को कहते हैं। बेलो होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जिससे वो क्या करता है, अब मैं आपको रिलेट कराती हूँ कि ये बेलोज आपने कहाँ देखे होंगे। आपने टॉम एंड जेरी में तो ये देखा होगा कि टॉम जब भागते भागते जेरी के पीछे जाता है और अक्सर वो एक जो भट्टी लगी हुई होती है, यानी जो उनका हीटर होता है जहां पर वो लकड़ियां रख के जलाते हैं, तो वो एक पंप सा होता है जिससे वो क्या करते हैं, हवा भरते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ी सी आग उन लकड़ियों में फेंके और वो लकड़ियां जल नहीं रही, तो क्या होता है, वो एक पंप सा होता है। उस पंप को जब आप टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे पंप करते हैं, हवा क्या होती है, लकड़ी के अंदर जाने वाली जो मजीद ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती जाती है और आग इस तरह भड़क जाती है, लग जाती है, राइट। तो जो पंप होता है उसको कहते हैं बेलोज। ऑलराइट, ठीक है। तो ब्लैकस्मिथ के पास बेलोज क्यों होते हैं कि जब वो अपना काम, लोहारी का काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पर वो पंप से क्या होता है, एयर को वहां पर थोड़ा सा एक्सट्रीम या ताजा या ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, वो बेलोज का यूज करते हैं। सो यहाँ पे इस ब्लैकस्मिथ बेलो की मैंने मीनिंग लिख दिया है। अ डबल एक्टिंग पिस्टन, पिस्टन कहते हैं ऐसी चीज जिससे हवा निकल रही है बहुत स्पीड से। यूज्ड टू इंक्रीज द एयर फ्लो गोइंग इन द फोर्ज, फोर्ज कहते हैं वो भट्टी जहां पर वो अपना लोहा पका रहा होता है, ठीक है। सो उस जगह के अंदर एयर फ्लो को ज्यादा करने के लिए उस डबल एक्टिंग पिस्टन यानी उस पंप की बात की जा रही है, तो वो कहाँ होता है, ब्लैकस्मिथ बेलो, ठीक है। आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच का मीनिंग है एक्सटेंडेड, बियॉन्ड द लिमिट, यानी ऐसी चीज जो आपकी नजर की हद से ज्यादा जाती जा रही है, ठीक है, उसको कहते हैं आउटस्ट्रेच्ड। नंबर लास्ट, क्लोक्ड, हिड इन अ केप। आपने देखी जैसे ड्रैकुला की केप होती है, केप शॉल होती है, ठीक है, उनके शोल्डर से लेके पीछे जमीन तक, उसको कहते हैं केप। अब आप अगर उस केप को पहन लें और उसके अंदर अपनी बॉडी छुपा लें, जैसे ड्रैकुला छुपाता था, उसको कहते हैं क्लोक्ड, कि आप अपनी बॉडी को उस केप के अंदर छुपा चुके हैं, तो वो हो जाएगी क्लोक्ड बॉडी, ठीक है। सो क्लोक्ड का मतलब है हिड इन अ केप, यानी किसी शॉल में, किसी केप में अपने आप को क्लोक कर लेना, छुपा लेना, दूसरा आपको ना देख सके। सो बच्चों ये थे मीनिंग्स। आई होप अब आपको मजीद क्लियर हो गया होगा जो भी फोकटेल हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं ये आपकी बुक में भी हैं, ठीक है। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको कल बताया था कि इंटरप्रिटेशन क्या होती है, स्टोरी को पढ़ने के बाद उसके अंदर से मानी अखज करना, यानी कि जैसा जैसा स्टोरी का इवेंट टेक प्लेस कर रहा है, जैसे जैसे स्टोरी टेक प्लेस कर रही है, इवेंट्स ऑफ द स्टोरी हो रहे हैं, उसमें हमें पता चलता जाए कि किस इवेंट का क्या मतलब था, ऑथर ने वो इवेंट ऑफ द स्टोरी क्यों रखा। तो इंटरप्रेट करना, मीनिंग्स को समझना, अखज करना, थिंकिंग को हमारी थोड़ा सा फ्रेश करना, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, उनको बारी बारी हम रीड करेंगे। मैंने हर क्वेश्चन के साथ रेड में हिंट दे दिए हैं, आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं जिनको यूज करते हुए आप आंसर्स खुद लिखेंगे। मिस श्रद्धा आंसर्स नहीं बताएंगी, हम ओरली आंसर्स को डिस्कस करेंगे, लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। पैहम इज कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन ही सेट्स ऑफ, जब जनाब पैहम जो हैं वो निकले हैं वहां से, एक वो हार्ड वर्किंग फार्मर थे, वो निकले हैं लैंड को देखने के लिए एक वॉर के बाद, एक रिवर के पीछे, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, उस टाइम पे वो तो बड़े कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ हिज फीलिंग्स चेंज एज द डे प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे वो जब सुबह निकले थे तब से लेकर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे जैसे उनकी स्टोरी में उनकी फीलिंग्स कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं, आपने बताना है। मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। पैहम वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन ही लेफ्ट, but as the day progressed he became thirsty, he became tired, he became sad and terrified and at the end he died, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि why he was sad, why he was afraid, why he was terrified and why he was thirsty, ठीक है। इन सारी बातों के जवाब आप खुद लिखेंगे, आपने लिखना है 3 to 4 सेंटेंसेस में इसका आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ देती हूँ। What were Bashkir's term for selling the land? Why do you think they are selling it so cheaply? अब आप मुझे बताएं, बाश्किर जो थे, जो टर्क्स थे, वो अपनी लैंड को इतनी चीपली सेल करने के लिए, इतने सस्ते दामों में बेचने के लिए क्यों राजी हो गए थे। कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। They wanted to sell the land 10 times more than Paham wanted.
उसने कहा कि पैहम साहब आप मुझसे जो लैंड है वो 10 गुना ज्यादा कीमत में ले लें, या आप जितनी कीमत चाह रहे हैं उससे बहुत कम में ले लें। क्यों? Why? Because the chief knew that Paham will not be able to reach the land. वो इतनी थकान के बाद उस लैंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो इस चीप रेट्स पे क्या हो गया था, एग्री कर गया था. सो ही एग्रीड ऑन इट बिकॉज ही न्यू, द चीफ न्यू दैट द Paham will never be able to reach to the land, or you can write it this way, Paham will not be able to agree the terms of agreement. ठीक हो गया. Number 3, in what directions did Paham intended to walk when marking out the land? Paham ने जब अपनी लैंड को मार्क आउट करने के लिए जब वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आंसर मैंने यहाँ लिखा है द सन्स डायरेक्शन, फॉक्स, फर, हैट्स डायरेक्शन. उन्होंने क्या किया, उस हिल के ऊपर अपनी हैट रख दी और अपनी लैंड की टेरिटरी को क्या कर रहे थे, मार्क कर रहे थे. ठीक है, उन्होंने हर्फ यूज किए, उससे वो क्या कर रहे थे, मार्क कर रहे थे. और किस डायरेक्शन में जा रहे थे वो, अपनी हैट की डायरेक्शन में. नंबर 4, to which two different uses did Paham put his spade? उसकी जो एक छड़ी थी, स्पेड थी, वो किन दो इस्तेमाल में लाया था. पहला तो इस्तेमाल था कि जब वो बहुत थक गया था, he used it to support himself. Okay, the second was the spade was used by one of his men to dug out a grave. उसकी कब्र को खोदने के लिए उसी स्पेड का यूज किया गया था. Number 5, why was the chief laughing as he watched Paham? जब Paham साहब बहुत भागते भागते और घबराए हुए आ रहे थे, so why was the chief laughing at that time? उसको पकड़ के वो चीफ हंस क्यों रहा था? The chief was laughing because he knew, he was laughing with pity, कि उसको पता था कि Mr. Paham will never be able to complete the territory. ठीक है, वो टेरिटरी जो मार्क कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि आप मार्क कर लो एंड यू कैन हैव इट, वो मार्क ही नहीं कर पाए. वो क्या हो गया, उन्होंने कहा कि आप जितनी टेरिटरी रात होने से पहले मार्क कर लोगे, ये टेरिटरी आपकी. पर उसको पता था कि he played a trick on Mr. Paham. The chief played a trick on Mr. Paham. उसको पता था कि वो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, that's the reason chief was laughing at Paham. All right. Number 6, the story is called How Much Land Does a Man Need? How much did Paham think he needed? इस स्टोरी का जो टाइटल मैंने आपको शुरू में बताया था, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए होती है. आपके ख्याल में हाउ मच लैंड डिड Paham थिंक ही नीडेड? उसको क्या लग रहा था, उसको कितनी ज्यादा लैंड चाहिए? स्टोरी के एंड पे देखें, जहां पर वो भागते भागते जब उसने हार मान ली थी, when Paham actually gave up, at that time he thought that all the land I needed was 6 feet from my head to my heel. ठीक है. What answer to the title given at the end of the story? इस स्टोरी के एंड पे कौन सा ऐसा आंसर दिया गया है जो कि इस टाइटल से मैच करता है? Exactly. The ending says that a man only needs 6 feet starting from his head to his heel. यानी कि इंसान को दुनिया पे रहते हुए लैंड की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि the only land you will get when you die, when you leave this place, this earth, the only land you will be able to have will be that 6 feet. ये हमारा एक मैसेज है कि हमें हुरूर, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, प्राइड नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज में प्राउड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इतनी लैंड है, हम इतनी लैंड ओन करते हैं, दिस एंड दैट, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट दैट मैटर्स. हमें किस चीज की जरूरत है, हमें सिर्फ उस 6 फीट की जरूरत है जो हमें आफ्टर दैट हमारी ग्रेव के लिए जरूरत होगी, ताकि हम अल्लाह ताला हिसाब दे सकें, बिकॉज दैट्स द इटर्नल ट्रूथ. ठीक है, आप ग्रेड 7 में हैं, आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी फोक टेल तो होती है खत्म, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, आज हमने उनके आंसर्स तो बिल्कुल डिस्कस कर लिए. आपका होमवर्क ये है, इस वीडियो के बाद आपने क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं. आप चाहें तो सिर्फ आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. मुझे आपको पढ़ा के बहुत मजा आया. मिलते हैं अगले लेसन में. अल्लाह हाफिज.